नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तकरीबन डेली हम एक मुशक्क़त से गुज़रते हैं, पिछले बच्चों के निकलने का इंतज़ार करते हैं। तो आज सर ने जो है वो बाहर जाते जाते कहा कि सर जी मेरी मजबूरी ये होती है कि जो पिछली क्लास है उसमें बच्चे, क्योंकि बच्चे मल्टीपल क्लास ले रहे होते हैं तो वो दूसरे कैंपस से आते आते थोड़ा सा लेट होते हैं और फिर मैं उन्हें पढ़ा रहा होता हूँ। तो वो कहते कि अगर आप लोग किसी तरह से ये मान लें कि ये क्लास का ऑफिशियल टाइम 35 है, 12:35, तो उससे जो है वो मैं हर दिन के इस गिल्टी से बच जाऊंगा, वरना हर दिन ज़मीर पे एक बोझ होता है। उन्होंने कहा मैं बोझ के बाद क्लास तो मैं करा ही रहा होता हूँ, लेकिन हर दिन जो है ना मैं ज़रा दुखी फील कर रहा होता हूँ कि मैं एक दूसरे टीचर को डिस्टर्ब कर रहा हूँ और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर मुझे भी अवामुन्नास के वसीतर मफाद में यही बेहतर लगा कि बजाय इसके कि हम डेली यहाँ आके इंतज़ार करें और उसके बाद जो है ना हम भी मायूस हो रहे हो, आप भी मायूस हो रहे हो, टीचर भी बेचारे परेशान हो रहे हो और बच्चे भी बाहर देख के कहें सर अगली क्लास के बच्चे आ गए, छोड़ दें हमें। तो इसको जहन में 35 रख लेते हैं, क्या ये कंफर्टेबल रहेगा? तो उससे ये है कि फिर हमारे पास भी ये रिस्पांस टाइम, चूँकि यहाँ से पिछला सेटअप निकलना है, अगला सेटअप लगना है, तो 35 हम रख लेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएंगे। मैंने सर से कहा सर है 35, लेकिन अगर आप 35 से कोई एक आध मिनट पहले छोड़ देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो वो उस पर भी राज़ी हैं। तो हमारी आपस में कुछ गुफ्तगू इस तरह से हुई है। अदरवाइज़ तरीका ये था कि मैं कहूँ नहीं सर देखें मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने टाइम तो उसी तरह से लेना था। लेक्चर के एंड पे टीचर जज्बाती हुआ होता है अपना उस दिन का टॉपिक ख़त्म करने में, तो इसलिए फिर हम ज़्यादा सेफर साइड 35 जहन में रख लें ताकि आप लोग भी आराम से वो 3-4 मिनट ज़िंदगी के कुछ और खाने पीने में गुजार दें और जो है वो फिर आ सकें। तो क्या ये चीज़ मुनासिब लग रही है? और जो लोग बीलो से शीलो आ रहे हैं, अब जब उन्होंने मुझे 35 पे ही कमरा देना है तो मैंने उन्हें वो कमरा 35 पे ही देना है। तो मैं वहाँ जो बीलो पढ़ा रहा हूँ जिस पे 30 के करीब जो है ना मैं बड़ी तेज़ी से क्लोजिंग प्रोसीजर लगा रहा होता हूँ, तो मैं उधर आज़ाद हो जाऊँगा। तो बीलो और सीलो कंबाइंड वालों को मसला ही नहीं होगा, उनका दरमियान में टाइम वेस्ट ही नहीं होगा, जो कि मैं वहीं टाइम को पूरा कर लिया करूँगा। ठीक हो गया। तो हमने बतरीके हसन तमाम किस्म के मसले रिजॉल्व कर दिए। कल हमारा एक थोड़ा सा बोरिंग डे था और हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखने की कोशिश की थी। हमें याद है, ज़रा तुम्हें याद हो या ना याद हो, हम लोगों ने सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन देखी। बहुत ही पेचीदा और उलझी हुई डेफिनेशन थी। क्या थी डेफिनेशन? अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और, तो क्या इन्हीं अल्फाज में लिखा हुआ है? देखिए शुरू के क्या वर्ड्स हैं। कंपनी को डिफाइन किया है कि कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और, इसका मतलब है कंपनी डिफाइन ही नहीं की। जैसे आप कहें कि जी फ्रॉड को डिफाइन करें, तो मैं कहूँ फ्रॉड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें फ्रॉड हो, तो वर्ड फ्रॉड तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कंपनी लॉ के अंदर जाके रजिस्टर हुई हो। तो इसलिए ये इंतहाई वहियात किस्म की डेफिनेशन है और असूलन ये पूछी जाने के काबिल ही नहीं है। तो बस ये लिखी हुई है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, तो हमने इसको पढ़ लिया और पढ़ के साइड पे कर दिया। कंपनी लॉ के बारे में हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि इसमें 3 चीज़ें हमेशा होती हैं और चौथी चीज़ें जब तक कॉन्टेक्स्ट इसके अलावा कुछ नहीं कहता वो चौथी चीज़ भी शामिल होती है। 3 कौन से लॉज शामिल होते हैं? रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट, और आगे का अजीब सा जुमला, अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। अनलेस के जुमला कुछ और कहना चाह रहा है, आप 2017 वाले एक्ट को भी इसी कंपनी लॉ के अंदर काउंट करेंगे। तो कंपनी लॉ का मतलब है कंपनियों के कवानीन, चाहे पाकिस्तान बनने से पहले के हों, चाहे पाकिस्तान बनने के बाद के हों, चाहे पुराना कंपनी लॉ, चाहे नया कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का मतलब है उन 4 में से कोई सा भी लॉ, और कंपनी कहते हैं उस चीज़ को जो उन 4 में से किसी भी तरीके से किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर हुई हो। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने एक ऐसी कंपनी देखी थी जो ज़रा बड़ा लफ्ज़ था, हर तरह की कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, उसका कोई दूसरा नाम भी था, कॉर्पोरेशन। 3 चीज़ें शामिल कौन सी हैं बॉडी कॉर्पोरेट में? एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, यानी कि सादा कंपनियाँ। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मुल्क से बाहर वाली कंपनियाँ।
आप बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कोई भी कंपनी जिसको उसका लॉ कहता है ये कंपनी है, जैसे मैंने कहा बैंकों का लॉ कहता है कि भाई बैंकिंग कंपनी भी एक कंपनी होती है, इंश्योरेंस वाले कहते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी होती है, खाली इंश्योरेंस नहीं उसे कहते। तो अगर किसी और लॉ ने भी अपने सेटअप को कंपनी बोला है तो हम भी उसे कंपनी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर दो चीज़ें हमने कहा इसमें एक्सक्लूड कर देंगे, दो चीज़ें एक्सक्लूड करने का। जी खातून जो दरमियान में कॉर्पोरेट, ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है असल में। हम वो मैं पीछे वाली खातून से पूछा लेकिन अब आगे वाली बताना चाह रही हैं, बताएं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी? हाँ, वो वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कानून में रजिस्टर हो गई है, फिर हमने उसे नहीं छेड़ना, वो अपने कानून में बन गई है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, अब वो हमारे खाते में नहीं आएगी, हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। तो वो वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई हो, पाकिस्तान में बहुत सारे कानून है, फेडरल ट्रस्ट एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 है, बहुत सारे कानून है। तो अगर वो अपने कानून में रजिस्टर हो गई है, हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। और दूसरी क्या चीज़ है? कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई भी सेटअप, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंपनी नहीं है या किसी और लॉ वाली कंपनी नहीं है, इनके अलावा अगर कोई सेटअप था और रेलेवेंट मिनिस्टर भाई साहब ने फेडरल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अब हमारे सिलेबस में ये पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसने किसको नोटिफिकेशन जारी की और किसको नहीं, बस हमने दो बातें याद रखनी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने लॉ में रजिस्टर है वो हमारे खाते में नहीं आएगी, और जिसको मिनिस्टर कह देगा कि मत काउंट करो, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। जी नहीं, अब अगेन हम कहना ये चाह रहे हैं कि तीन चीज़ें शामिल थी बॉडी कॉर्पोरेट में, कंपनियां, किसी और कानून की कंपनियां, मुल्क से बाहर की कंपनियां। उन्होंने कहा जिसको मिनिस्टर कह दे मां सिवाय कंपनियों के या किसी स्टैचू वाली कंपनी के, इसका मतलब है कि मिनिस्टर के पास एग्जम्प्ट करने का इख्तियार सिर्फ मुल्क से बाहर की कंपनियों का है। अगर दोबारा उन अल्फाज को देखें तो उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर नोटिफिकेशन तो दे सकता है लेकिन इन एक दो केसेस में नहीं दे सकता। कौन से केसेस में नहीं दे सकता? एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, जो इस एक्ट में कंपनी हम उसकी बात नहीं कर रहे, और एनी अदर लॉ, और जो किसी और लॉ में कंपनी है हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो कोई भी ऐसी एंटिटी जो इसमें और इसमें काउंट नहीं होती, तो फिर कौन सी? सेंटर वाली। विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो इसका मतलब है कि अगर मिनिस्टर भाई कह दें कि कल से इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो हमने उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, लेकिन मिनिस्टर साहब दो चीज़ों का नहीं कह सकते हमें। जिसको कंपनी लॉ कंपनी कहता है उसको वो एक्सक्लूड नहीं करा सकते, जो किसी और स्टैचू की, किसी और लॉ की कंपनी है, जो हमारा तीसरा पॉइंट था, उसको भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के पास सिर्फ एक ही खास तरह की कंपनियों में से किसी को एक्सक्लूड करने का ऑप्शन बच गया। कौन सी? आउटसाइड पाकिस्तान। तो वो इस तरह से जुमला कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो इसमें और इसमें नहीं खाते में आती, उसको अगर मिनिस्टर कह देगा तो हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल देंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो एप्स हैं बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में आई और बड़ी जल्दी रील्स वगैरह में इन हो गई। छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि जनाब वो ऐसे करके यूं ग्राफ जा रहा है कि आपने आज 12 रुपये लगाए और 3 दिन बाद आपने 10,000 रुपये कमा लिए। अब बच्चे फ़ौरन से जज्बाती हो जाते हैं, वो ग्राफ ही से यही दिखा रहा है कि आप 3 दिन में करोड़पति बन सकते हैं। तो जनाब तेज़ी से इन्होंने आवाम को वो किया, आवाम ने जल्दी जल्दी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए, बहुत सारी बाहर की कंपनियाँ पाकिस्तान में उन्होंने काम शुरू किया और लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर गए। तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया और मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम ऐसे किसी बॉडी कॉर्पोरेट को पाकिस्तान में ना दाखिले की इजाज़त देंगे, ना काम करने की, और ना ही हम पाकिस्तान में उसको कंपनी मानेंगे। तो जो पाकिस्तान में इस तरह की किसी ऐप को खुलवाएगा, किसी ऐप को वो करेगा, वो अनरजिस्टर्ड है, वो गलत है। फिर बैंकों को स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अगर आपकी कोई पेमेंट आई या गई इनमें से किसी उसमें, तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो फिर बैंकों ने अपने कंज्यूमर्स को वो किया। तो जो इतनी तेज़ी से आई थी और लोगों को करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया था, उतनी ही तेज़ी से रोल बैक कर गई कि मिनिस्टर ने कहा कि उस तरह वाले बॉडी कॉर्पोरेट को हम पाकिस्तान में एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आज जब वो एक्नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी अदालत में नहीं जा सकते उनके खिलाफ।
तो जब आपके साथ बुरा होगा और आप अदालत में नहीं जा सकते तो अल्टीमेटली आप ऐसी कंपनी के साथ डील करेंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट का किरदार एक माँ की तरह से भी तो होता है जिसने बच्चों को बचाना होता है, और कानून का मकसद एक तो लोगों को रेगुलेट करना होता है, दूसरा उनकी सिक्योरिटी होता है। तो वो फिर गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी उन्हें उड़ा के बाहर फेंक दिया। अभी भी कुछ लोग वीपीएन चला के कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रेडिंग एप्स का वो करते हैं और वीपीएन में बताते हैं कि वो नॉर्वे में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। फिर जब उन्हें नुकसान होता है तो वो किसी के पास नहीं जा सकते। मज़े की बात, अगर वो अपने पैसे मंगवाएंगे तो पाकिस्तान में जिस मर्जी जगह पे भी पैसे मंगवाएंगे होगा तो पीछे बैंकिंग चैनल, चाहे जैस कैश ही क्यों ना हो। और अगर उन्होंने वो पेमेंट रोक दी और इनको ना दी और कहा नहीं हमें गवर्नमेंट ने मना किया है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग की एप्स पाकिस्तान में इलीगल है। वही बात जिससे फिर नौजवान नस्ल हमेशा जज्बातियों के कहेगी जहां पैसे कमाने का मौका हमें मिला था वो लीगल कर दिया। किसको मिला था? शायद 1% सियाने हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 99% क्या करते हैं, कबाड़ा कर देते हैं। तो मैसेस को बचाने के लिए कुछ समझदार बंदे भी रगड़े जाते हैं जिनको सेंस थी और जो थोड़ा सा अच्छी ट्रेडिंग कर सकते थे। वापस इधर आते हैं अपने मुद्दे पे। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन 3 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड। क्या ये तीनों इंक्लूडेड और दोनों एक्सक्लूडेड समझ आ रहे हैं? पक्का? डेफिनेशन की खूबसूरती ये है कि उसको हूबहू याद किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि पेपर में आप हूबहू याद करने की टेंशन में आप डेफिनेशन ही छोड़ दें कि जी मेरे से इतनी याद नहीं होती। तो फिर आप अपने अल्फाज में लिख दें, परफेक्ट नंबर नहीं मिलेंगे, एक आध नंबर कट जाएगा लेकिन नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वाला जुमला ज़रा ज़्यादा पेचीदा सा लग रहा है तो आप कह दें एनी अदर सेटअप अदर देन कंपनी विच मिनिस्टर नोटिफाई। जो भी आप अपने अल्फाज से इसको शॉर्ट करना चाहे तो कर दें, लेकिन चूंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके पूरे नंबर आए, मैक्सिमम नंबर आए, तो इसलिए मैं अपना डेफिनेशन एज इट इज़ पढ़ा रहा हूँ। तो अक्सर जगह पे टीचर्स या अक्सर जगह पे लोग कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन को इजी किया जाए। मैं नोट्स को तो इजी करता हूँ, लेकिन डेफिनेशन में मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चे के पूरे नंबर आने से रह ना जाएँ। तो समटाइम क्या होता है कि एक मेरिट सर्टिफिकेट लेने वाले स्टूडेंट और बाकी में 1-2 नंबर का इस तरह का छोटा सा फ़र्क होता है कि एक ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी होती है और एक ने असली वाली डेफिनेशन लिखी होती है। और ये इस वाली आदत के रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे रहे हैं। पिछली 7 अटेम्प्ट्स में 3 दफ़ा मेरिट सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट्स के आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक्यूरेसी के लिए पूरी डेफिनेशन सही लिखें तो वो स्टूडेंट जो बहुत ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो इस तरह से कर लें। लेकिन जिनको थोड़ी सी पेचीदा लग रही है और लग रहा है कि नहीं बहुत मुश्किल लफ्ज़ हैं, तो आप जिस दिन अपने रजिस्टर पर नोट्स लिख रहे हैं आप उसी वक्त इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान करके लिख लें। आप हमेशा आसान डेफिनेशन याद रखें और जहन में रखें कि मेरा एक आधा नंबर ज़ाया हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसको याद करने की तकलीफ ज़्यादा बड़ी हो और वो एक आध नंबर कम होने से शायद आपको उतना दुख ना लगे। तो जिनको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देनी है, वो एज इट इज़ याद करें। और बाकी हजरात अगर अपने अल्फाज में लिख लें तो थोड़ा सा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर 3 नंबर की डेफिनेशन है तो आधा नंबर चला जाएगा, 4 नंबर की डेफिनेशन है तो 1 नंबर चला जाएगा। ये इतना बड़ा लॉस नहीं है। अगर आप पूरी किताब में हर डेफिनेशन को आसान वर्ड्स के साथ याद कर लें तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपके शायद 1-2 नंबर रिस्क पे चले जाएंगे। लेकिन वो जो मेरिट के लिए कोशिश कर रहे होते हैं उनके लिए वो भी बड़े कीमती होते हैं। तो अगर आप उतना तूफ़ानी नहीं सोच रहे तो फिर इतने जज्बाती मत हो कि बहुत मुश्किल डेफिनेशन को हूबहू याद करें। और वैसे भी डेफिनेशंस इतनी ज़्यादा हैं भी नहीं, तो हो सकता है 2-3 ही मुश्किल डेफिनेशंस हों, बाकी सीधी सीधी डेफिनेशंस हों। डन। और 1-2 तो इतनी मजाकिया सी डेफिनेशन है। एक किताब में CFO की डेफिनेशन है, वो कहते हैं CFO उसे कहते हैं जो वो काम करता है जो CFO करता है। जैसे उन्होंने कहा ना कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी हो। तो बहरहाल ये डेफिनेशन क्लियर है? पक्का? फिर हमने पढ़ा फॉरेन कंपनी के बारे में। भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगर ठीक है, ठीक हो गया। इन मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है, मुझे लगा आप सवाल पूछने लगे थे। तो ये भाई हमें बता रहे थे फॉरेन कंपनी के बारे में। सबसे पहली निशानी उन्होंने बताई कि ये होती मुल्क से बाहर की कंपनी है, नंबर 1। अब मुल्क से बाहर तो दुनिया की सारी कंपनी है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो कंपनी भी है मैं उसे कहूँगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब उसमें से कौन कौन सी कंपनी फॉरेन कंपनी के लिए क्वालिफाई करेगी? वो वाली कंपनी जिसका पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या पाकिस्तान में कोई कोऑर्डिनेशन लाइजोन ऑफिस हो, वो पाकिस्तान में खुद डील कर रही हो या एजेंट के थ्रू डील कर रही हो, पाकिस्तान में फिजिकली डील कर रही हो
या ऑनलाइन डील कर रही हो। तो एक तरफ तो ये निशानी, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा हमें भी अभी नहीं पता, लेकिन हो सकता है कल को हम कुछ और भी बता दें, तो एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। अब हो सकता है ऑनलाइन और कल को क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग के थ्रू एक कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो, 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान में हमारे दिमागों में घुसी हुई हो। वो तो हमने वो वाले इंजेक्शन नहीं लगवाए 5G वाले। एक ज़माने में ये भी मिथ थी ना कि वो इंजेक्शन लगाएंगे, एक चिप हमारे दिमाग में चली जाएगी, और फिर 5G ये है कि हमारे दिमाग से हर चीज़ कंट्रोल होगी। तो हम हमेशा हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी को ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है। तो बहरहाल मतलब 5G वाली जो एनेबल्ड सिम है वो सुपर फास्ट इंटरनेट वाली है। मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक मुल्क में उसको इस्तेमाल किया तो 380 MB पर सेकेंड रफ्तार आ रही थी। तो वो सिम पे वो रफ्तार आ रही है, लेकिन चूंकि हम डरे हुए हैं कि वो दिमाग में एक चिप इंजेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम पाकिस्तान में उसको पसंद नहीं कर रहे, या अगर कोई बात भी कर रहे हैं हम कह रहे हैं नहीं गलत बात, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। तो बाहर की वो कंपनी जो पाकिस्तान में इन तरीक़ों से जो बताए गए या उस तरीके से जो कभी भी मूड आएगा उनका, तो एज मे बी स्पेसिफाइड, वो कहलाएगी फॉरेन कंपनी। और आपको पता है हम ये डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि किताब में लिखी हुई है। फॉरेन कंपनी पूरे सिलेबस में इस्तेमाल ही नहीं किया इन्होंने। भाई होता ना, हमने आज डेफिनेशन पढ़ ली, चलो 2 चैप्टर बाद होता है ये वाला रूल फॉरेन कंपनी पे यो अप्लाई करेगा, तो फॉरेन कंपनी का इसके बाद पूरे सिलेबस में जिक्र ही नहीं है। तो बिला वजह आई कि अपने ना ये पहले वाले चैप्टर को खामखा ख़राब किया हुआ है, खिचड़ी बना दी है बिला वजह की डेफिनेशंस भर भर के। तो चलो कोई बात नहीं, हमने भी याद करके साइड पर रख दी। तो क्या फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सबको क्लियर है? तो अब हमारा बोर्ड डे ख़त्म हो चुका हुआ है, अब फन टाइम शुरू होने वाला है। तो अब कंपनियों की कैटेगरीज देखते हैं। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन पिछले लेक्चर से रिलेटेड, किसी पिछले टॉपिक से रिलेटेड? क्या सारी बातें सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है जी। कंपनियों की 2 मशहूर ज़माना काइंड्स आप लोगों ने पढ़ी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मुझे अपने सिलेबस की सबसे क्यूट डेफिनेशन लगती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी इन्होंने आसान कर दी। तो पब्लिक कंपनी हमारे सिलेबस की सबसे आसान और प्यारी सी डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो प्राइवेट नहीं होती। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा, और जो वो नहीं होगी वो पब्लिक बन जाएगी। अब प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप नहीं चाहते कि पब्लिक इन्वॉल्व हो। आप चाहते हैं छोटा सा सेटअप हो और इसमें बाहर के लोग आ ही ना सकें, इसमें हम लोगों को इनवाइट भी ना करें, इसके बंदे भी हम ज़्यादा ना बढ़ाएं। यानी अगर आप कंपनी बनाते वक्त अपने रूल्स में ये लिख दें कि हम मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक जाएंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब आपको होता है कंपनियों में तो हज़ारों शेयर होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन अगर कंपनी बनाते वक्त आप कवानीन में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप जमा कराते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, आप अगर अपने आर्टिकल्स में लिख देंगे कि हम लोग 50 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो ये पहली कंडीशन है जो आपने अपने ऊपर इम्पोज कर दी। तो किसी भी हालत में आपके मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं होंगे, और एम्प्लॉइज़ को मेंबर्स में नहीं काउंट करना। मेंबर का मतलब है वो शेयर होल्डर जो कि कंपनी के मालिक हैं। 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। नंबर 2, आप रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे अपने शेयर्स के ट्रांसफ़र पे, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस। आप कहेंगे कि जी हमारे लोग इतने आराम से अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी प्राइवेट कंपनी का अगर कोई मेंबर है तो वो बगैर बाकियों से पूछे, बगैर एक लंबे चौड़े प्रोसेस को फॉलो किए अपने शेयर्स आराम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। चलो ये तो अपने बंदे थे। अब जो बाहर के बंदे और कल को आप कंपनी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कई दफ़ा क्या होता है, हम उनसे कहते हैं आओ आप पैसे दो, हम आपको शेयर्स इशू कर देंगे। तीसरे रास्ते पे भी पाबंदी, नो इन्विटेशन टू पब्लिक। क्या और हमारी कंपनी के शेयर डिबेंचर या इस तरह की चीज़ें खरीदो, ये भी मना है।
एक ऐसी कंपनी जो इतनी फंसी हुई है कि आप कहते हैं 50 से ऊपर मेंबर्स तक नहीं जाएंगे, हम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे इतने आराम से, और हम बाहर के लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे कि हमारी कंपनी को ज्वाइन करो। इस फंसी हुई, सिमटी हुई, लिमिटेड सी कंपनी को कहते हैं प्राइवेट कंपनी। क्यों कोई बनाएगा इतनी महदूद कंपनी? क्यों कोई अपने आप को इतना ज़्यादा बाउंड करेगा? कुछ ज़रूरत समझ आती है? 7 दोस्त थे, 7 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई। ये बड़े अरसे से इकट्ठे थे, एफएससी के बाद फिर उन्होंने सीए भी इकट्ठे शुरू किया, फिर इकट्ठे ही छोड़ भी दिया। जब इन्हें समझ आ गई कि कारोबार वगैरह किस तरह से होते हैं तो उन्होंने कहा बस ठीक है, सीए में से जो मिलना था मिल गया। अब इन 7 दोस्तों ने सोचा है कि हम कंपनी बनाएंगे। 7 दोस्तों ने सोचा है कि हम अगले 50 साल तक इकट्ठे चलेंगे, मरते दम तक इस कंपनी को साथ निभाएंगे, और इस कंपनी में हम किसी और को ऐड नहीं करेंगे। हम में से कोई कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, तो हम सातों इस कंपनी को बना रहे हैं और कई साल तक इस कंपनी को चलाते रहेंगे, और फिर सब के सब करोड़ों रुपए कमाएंगे, और हम इन 7 दोस्तों के अलावा इसमें और कोई नहीं आना चाहिए। ये उन्होंने पहले दिन वचन लिया एक दूसरे से सब ने, और कंपनी शुरू कर दी। कंपनी शुरू की, कुछ आगे गई, कुछ अच्छा कमाना शुरू हो गई, सारे बड़े खुश थे, मिलते थे, पार्टीज़ करते थे और अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। एक दिन एक बड़ा सेठ आया और इन 7 दोस्तों में से 4 दोस्तों के साथ एक मुलाकात की, और उसने कहा कि जी हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है, तो क्या आप लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है? और अगर पैसे की ज़रूरत है वो हमें कंपनी से आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी कंपनी से जो तुम्हें डिविडेंड आता है वो कितना होता है? उन्होंने कहा जी साल का 3 से 4 लाख रुपए हमें डिविडेंड आ जाता है। मैंने कहा अच्छा, जो कंपनी में तुम लोगों के शेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू? उन्होंने कहा जी कंपनी के अगर हम एसेट्स के हिसाब से इस वक्त देखें तो हमारे शेयर की वैल्यू कंपनी के अंदर है 50-50 लाख। तो 50 लाख रुपए हमारे कंपनी में पड़ा हुआ है, साल का हमें 3-4 लाख डिविडेंड आ जाता है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? उसने कहा आज 1 करोड़ लेना है अपने शेयर्स का पर बंदा। अब वचन तो दिया हुआ था अपने बाकी दोस्तों को कि मिलके चलेंगे, लेकिन सामने एक सेठ बैठा हुआ है, वो जो 50 लाख कंपनी के अंदर है पता नहीं वो कब मिलेंगे, जब कंपनी बंद होगी, और कंपनी तो मरते दम तक सोचा हुआ बंद ही नहीं करेंगे। तो इस वक्त तो हमें मिल रहा है 3 से 4 लाख रुपए साल के बाद। एक बंदा कहता है आज मेरे से 1 करोड़ पकड़ लो। अगर ये 1 करोड़ उठा के ट्रेडिशनल तरीके से बैंक में भी रखा तो वो भी इसके ऊपर लाख रुपया देना शुरू कर देगा महीने का। तो ये सेठ कितना अच्छा है जो 1 करोड़ पर पर्सन दे रहा है। चारों दोस्तों ने सेठ की बात सुनी, उससे 1-1 करोड़ रुपया लिया और अपने शेयर्स उस सेठ को दिए और चले गए। अगले दिन बाकी 3 दोस्त जब कंपनी में एंटर हुए तो सामने एक बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पे सेठ बैठा गोल गोल घूम रहा था। तो इन 3 दोस्तों ने उसे कहा कि भाई तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारे बाप की कंपनी है। तो उसने कहा तो हाँ मेरे बाप की ही तो कंपनी है। तुम लोग कौन हो? छोटे शेयर होल्डर्स। कहा नहीं नहीं, हम 7 शेयर होल्डर हैं और हर बंदा 1/7 ऑफ द कंपनी का मालिक है। तो उसने कहा जी इस कंपनी के आधे से ज़्यादा मालिक तो मैं हूँ, ये तो आज कागज़ों पे साबित है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, हमारे दोस्तों ने वचन दिया था। तो उसने कहा पैसा दोस्ती तोड़ देता है आराम से। एक और चीज़ भी दोस्ती तोड़ती है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो मुनासिब नहीं है। पैसा दोस्ती को तोड़ देता है। उसने पैसा चलाया, दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी। पता नहीं आपके ध्यान में दूसरी चीज़ का क्या ख्याल आया? पीटीआई वर्सेस नून लीग वाली मसले, वो भी दोस्ती तोड़ देते हैं। आप पता नहीं किस तरफ चले गए। होता ना, एक दोस्त पीटीआई को पसंद करता है, एक नून लीग को पसंद करता है, बस इनमें लड़ाई हो जाती है। तो पैसा दोस्ती तोड़ देता है। सेठ ने पैसा चलाया, दोस्ती तोड़ दी और कंपनी का आधा ज़्यादा मालिक बन गया। अब ये बेचारे बैठे सोच रहे हैं अब जो भी फैसला होगा वो सेठ की मर्ज़ी से होगा। कंपनी में जो भी डिसीजन होंगे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के फैसले से होंगे, और अगर 4 आउट ऑफ 7 बंदों के शेयर सेठ के पास हैं तो मोर देन 50% उसके पास है। अब वो कंपनी चलाएगा। और सारे बैठे यही सोच रहे होंगे कि हमसे क्या गलती हुई। तो इनमें से एक कहेगा कि हम लोगों ने जब सीए छोड़ा तो उस वक्त तक हमने सिर्फ ग्रुप ए के पेपर पढ़े थे, काश हमने ग्रुप बी का कंपनी लॉ पढ़ लिया होता। तो आब्दी साहब ने हमें कोई तरीका बता देना था अपने आप को बचाने का। अगर इन्होंने पहले ही दिन से बाय लॉ अपने आप को प्राइवेट कंपनी बनाया होता तो ये हरकत ना हुई होती। क्योंकि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स पे शेयर ट्रांसफ़र करने की खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं है।
सब लोगों से पूछना पड़ता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सेक्शन 76 है कंपनी लॉ का, हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें पूरा तरीका दिया हुआ है कि शेयर कैसे ट्रांसफर होगा। पहले अपने बंदों से पूछते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर उनको ऑप्शन देते हैं, फिर रेट तय होता है। अगर सब कुछ फ्लॉप हो जाए तब जाके बाहर की तरफ इनकी मर्जी से जा सकते हैं। तो इसका मतलब है ना ही समझे, यानी कि इसके शेयर ट्रांसफर तकरीबन नहीं हो सकते। तो अगर इन्होंने पहले ही दिन प्राइवेट कंपनी बनाई होती और बाहर के लोगों को इनवाइट करना भी मना होता और अंदर के लोगों के लिए शेयर ट्रांसफर करना भी मना होता, तो बाय लॉ वो ऐसी हरकत ना कर पाते। तो कसम तोड़ना आसान है लेकिन लॉ तोड़ना आसान नहीं है। तो वो ऐसा ना करते और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीते रहते। इसका मतलब है कि जब एक फैमिली अपने फैमिली बिजनेस को कंपनी में लेके जाएगी तो वो पब्लिक कंपनी नहीं बनाएगी, वो प्राइवेट कंपनी बनाएगी। जब दोस्त अपने किसी सेटअप को कंपनी में लेके जाएंगे वो प्राइवेट बनाएंगे। 3-4 बंदों की 5-6 बंदों की पार्टनरशिप अगर कंपनी की तरफ जाएगी तो वो प्राइवेट की तरफ जाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी सिमटी हुई महदूद सी कंपनी है जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। नंबर 2, शेयर ट्रांसफ़र करने पे रिस्ट्रिक्शन है। नंबर 3, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स और फलाना फलाना तरह की सिक्योरिटीज़ लो, जो आप प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को वो करते हैं। ये तीनों तरह की पाबंदी हैं। अब एक प्रॉब्लम है, ट्रांसफ़र पे पाबंदी है, ट्रांसमिशन पे नहीं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की अगर डेथ हो जाए और उसके 2 बच्चे हैं तो उसके शेयर ऑटोमेटिकली विरासत में उसके बच्चों को मिल जाते हैं। ये ट्रांसफ़र नहीं है, ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसफ़र पे पाबंदी है लेकिन मरने पे तो पाबंदी नहीं है। एक बंदा अगर मर गया तो उसका तरका तो उसके बच्चों में डिवाइड होगा। तो हो सकता है कंपनी के मेंबर्स हों 48 और एक बंदे की डेथ हो जाए और उसके 4 बच्चे हों और उनको शेयर्स मिल जाए, तो फिर तो 50 वाला रूल वायलेट हो जाएगा। तो लॉ ने एक ऑप्शन दे दी। लॉ ये कहता है कि आप जॉइंट शेयर होल्डिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर 4-5 बंदों ने मिलके एक शेयर खरीदा हुआ है या चंद शेयर्स मिलके खरीदे हुए हैं, वो एक सिंगल मेंबर काउंट होंगे, ज़्यादा मेंबर्स काउंट नहीं होंगे। तो होगा ये कि उन चारों बच्चों को कंबाइंड शेयर्स दे दिए जाएंगे और वो चारों मिलके एक मेंबर काउंट हो रहे होंगे। तो वो जो 50 मेंबर्स की शर्त है वो वायलेट नहीं होगी। तो क्या हमें प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन समझ आई? ऐसी कंपनी जिसमें तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शन हो, तीनों की तीनों। अगर आपने एक भी रिस्ट्रिक्शन मिस कर दी तो ये प्राइवेट नहीं रहेगी। अगर ये प्राइवेट नहीं रहेगी तो बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगी? पब्लिक, क्योंकि पब्लिक कंपनीज आर कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। टैक्स में आप इसी तरह से डेफिनेशन पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी की विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। और फिर पब्लिक कंपनी के अंदर जुम्मा बाजार लगा हुआ होगा, दुनिया की हर चीज़ को उठा के वो कंपनी बना देंगे। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो इस कुर्सी को भी कंपनी बना दें, गवर्नमेंट को भी कंपनी बना देते हैं। वो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बिला वजह फिर रहे हैं उनको भी पकड़ के कंपनी बना देते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी कंपनी बना देते हैं। तो वो काफ़ी वसी डेफिनेशन है, लेकिन कंपनी लॉ मुनासिब है। 3 चीज़ों की ममानियत अगर इकट्ठी की जाए आर्टिकल्स के अंदर तो ये बन जाएगी प्राइवेट कंपनी, और अगर इनमें से एक भी मिस हो गया तो पब्लिक कंपनी। किताब के मुताबिक थोड़ी डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट कंपनी, यहां से कहानी शुरू हो रही है। अदर प्राइवेट कंपनी, कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स। एक ऐसी कंपनी जो कम से कम 2 बंदों से शुरू हो सकती है। एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स, ये रोकती है, किस चीज से रोकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, मैक्सिमम मेंबर्स 50 तक जा सकते हैं। मेंबर्स जॉइंटली होल्डिंग शेयर्स शैल बी काउंटेड एज, वो मेंबर्स जिन्होंने मिलके शेयर्स खरीदे हुए हैं वो सिंगल काउंट होंगे। ये बात समझ आई? दूसरा, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स बाय इट्स मेंबर्स, शेयर ट्रांसफर करने पे पाबंदी है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट। अगर एक्ट में किसी और जगह कुछ और कह दिया है तो वो अलग चक्कर है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इन्होंने मना किया हुआ। मैंने आपको कहा एक सेक्शन है जो बताता है कि कैसे ट्रांसफर करना है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तीसरा, इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट शेयर, डिबेंचर या रिडीमेबल कैपिटल। जो पब्लिक को इन्वाइट करते हैं, हमारे शेयर खरीद लो, हमारा कैपिटल खरीद लो, हमारी ये चीज़ें खरीद लो, इसमें वो भी पाबंदी है। तो वो कंपनी जो 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और कम से कम 2 बंदों से रजिस्टर होती है वो क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी। तो फिर पब्लिक कंपनी क्या है? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इससे पहले कि हम पब्लिक कंपनी की तरफ जाएं, देयर इज एन ऑप्शन कि अगर सोल प्रोप्राइटर भी अपने आप को कंपनी बनाना चाहे तो भी वो प्राइवेट कंपनी बना सकता है। लेकिन चूंकि प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 से रजिस्टर होती है तो एक यूनिक किस्म की कंपनियों की टाइप बताई गई है SMC,
सिंगल मेंबर कंपनी। तो दिस इज अलाउड कि आप एक अकेला मेंबर भी कंपनी बना सकता है। तो ये एक स्पेशल किस्म की प्राइवेट कंपनी है, इसको हम कहते हैं एसएमसी प्राइवेट कंपनी। और फिर इसको अपने नाम के साथ ब्रैकेट में बकायदा एसएमसी प्राइवेट लिखना होता है ताकि लोगों को क्लियरली पता लग जाए कि ये कंपनी एक बंदा चला रहा है। तो अगर एक बंदा प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कराना चाहे तो वो एक कंपनी बनाएगा, उसकी 100% शेयर्स खुद ही से खरीद लेगा, तो वो बन जाएगी सिंगल मेंबर कंपनी। और उसके अलावा बाकी कंपनियां जो कम से कम 2 मेंबर से बन रही हैं वो कहलाएंगी अदर प्राइवेट कंपनीज। तो जब भी मैं प्राइवेट कंपनी बोलूँगा तो मेरी मुराद होगा ये। जब मैंने एसएमसी का जिक्र करना होगा तो मैं एक्सप्रेसली एसएमसी बोलूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट का मतलब है ये नीचे वाले। और प्राइवेट की एक बड़ी स्पेशल किस्म है सिंगल मेंबर कंपनी। जी जी जी। अब अगेन कोई भी अगर मिलके शेयर खरीद रहा है तो जब शेयर खरीद लेते हैं आप तो आप मेंबर बन जाते हैं। कोई भी कुछ भी लोग, ये डिपेंड करता है कि कंपनी जो वो है प्राइवेट है या पब्लिक है। यानी प्राइवेट कंपनी में बाहर के लोग तो एकदम से नहीं आ सकेंगे, लेकिन पब्लिक कंपनी में दिस कैन हैपन कि 3-4 दोस्तों ने मिलकर शेयर्स कंबाइंड नेम पे खरीद लिए, तो वो कानून की नज़र में वो सारे कलेक्टिवली एक मेंबर काउंट होते हैं। फिर क्या होता है, रजिस्टर में उनके नाम तरतीब से लिखे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है बताओ सबसे पहले नाम किसका लिखें। फिर जिसका नाम सबसे पहले लिखा होता है उसी को नोटिस जाते हैं, उसी को मीटिंग में बुलाया जाता है और वही सबकी नुमाइंदगी करता है। तो दिस इज़ अलाउड कि मल्टीपल लोग कुछ शेयर्स मिल के खरीद सकते हैं। तो दोस्त नॉर्मली ऐसा नहीं करते, ऐसा नॉर्मली फैमिलीज़ में होता है जहाँ पे फादर एक कंबाइंड ओनरशिप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देता है। अदरवाइज कंबाइंड ओनरशिप के झगड़े ही होते हैं, क्योंकि 4 दोस्तों के नाम पे अगर कंबाइंड 10,000 शेयर्स हैं तो वो हर वक्त ही झगड़े में रहेंगे, जब तक चारों राज़ी नहीं होंगे नहीं बिकेंगे। अलाउ है, प्रैक्टिकली इसका फ़ायदा नहीं है। यानी दोस्त जो है वो प्रेफर करेंगे कि वो 2,500 शेयर्स खरीद लें ताकि हर बंदा इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अगर हम इनको मिला के शेयर्स देंगे तो सिंगल काउंट होंगे। तो प्राइवेट कंपनी में हम इस रूल को फ़ायदा उठाते हैं, और जब किसी की डेथ हो जाए और हम अपने उस 50 के बेंचमार्क के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो फिर हम मल्टीपल लोगों को कंबाइंड शेयर्स इशू कर देते हैं। जी, प्राइवेट कंपनी और एसएमसी दोनों समझ आए? पक्की बात है। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी, ये मैं बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा। इतने सारे पढ़े लिखे लोग मेरे सामने मौजूद हैं, ये क्या लिस्टेड कंपनी क्या चीज़ है? जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकती है, जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आ रही हो कि हाँ भाई ये वाली कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है? शेयर्स की मार्केट है, लोग जाके वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं शेयर्स की। तो अगर एक कंपनी चाहती है कि उसके शेयर्स में खुल्लम खुल्ला बहुत आसानी से रिलैक्स ट्रेडिंग हो, वो अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं। जो अनलिस्टेड है ट्रेडिंग उनकी भी होती है लेकिन वो उस मार्केट में नहीं होती। फिर क्या होगा, OLX पे लोग बेचेंगे, फेसबुक पे एक दूसरे से पूछेंगे, मैसेजेस करके पूछ रहे होंगे, अपने यार दोस्तों से फैमिली सेटिंग वगैरह में अपने घर वालों से इनसे पूछ रहे होंगे हाँ भाई मेरे शेयर्स हैं, किसी ने खरीदना है तो खरीदो। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज मौजूद होगी तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको लोगों से रब्ता करने की जरूरत नहीं। स्टॉक एक्सचेंज जाएं, किसी ब्रोकर के थ्रू आप कहें मैंने अपने शेयर बेचने हैं, इतनी सारी दुनिया मौजूद है, कोई ना कोई शेयर खरीदने पर तैयार होगा। बस बहस होगी प्राइस पे कि कोई कम प्राइस कह रहा होगा, कोई ज़्यादा प्राइस कह रहा होगा। तो वो कंपनियां जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करवा लेती हैं वो लिस्टेड बन जाती हैं, और जो नहीं करवाती वो अनलिस्टेड। तो फिर सारी कंपनियां क्यों नहीं लिस्ट करवाती? इसलिए कि लिस्टेड कंपनियों को रूल्स बड़े सख्त फॉलो करने पड़ते हैं। हम अपने सिलेबस में जब भी कोई रूल पढ़ेंगे तो मैं अचानक से रुक के कहूँगा अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो ये इजाफी रूल भी फॉलो करेगी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में आवाम खुल्लम खुल्ला एंटर हो सकती है, तो इसलिए लिस्टेड कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है। तो इसलिए अक्सर कंपनियां अपने आप को पब्लिक अनलिस्टेड रहने में प्रेफर करती हैं। तो ट्रेडिंग पब्लिक अनलिस्टेड में भी हो सकती है, लिस्टेड में भी, लेकिन लिस्टेड में ट्रेडिंग करना आसान है क्योंकि एक पूरी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट मौजूद है जहां आप खुल्लम खुल्ला जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? जो एक बंदा सारे शेयर्स खरीद के एक कंपनी बना के बैठ गया तो वो सोल ट्रेडर ज़्यादा खुश नहीं था? वो फिर कंपनी क्यों बना रहा है? भाई एक सोल ट्रेडर था, वो 10 लाख से काम कर रहा था, और हम क्या कह रहे हैं कि वो 10 लाख उठा के एक डब्बे में डाले, कहे उस ये डब्बा मेरी कंपनी और सारे शेयर्स खुद परचेज कर ले। लिमिटेड लायबिलिटी। जब वो सोल ट्रेडर था तो उसको लिमिटेड लायबिलिटी नहीं मिलनी थी, लेकिन अब जब वो अपने आप को कंपनी कह रहा है तो उसको लिमिटेड लायबिलिटी मिल गई है। और को फायदा? सेपरेट लीगल एंटिटी।
अगर आप लोग कमती लॉ में मौजूद हैं तो आई बिलीव कि आप ज़्यादातर लोग टैक्स पढ़ चुके होंगे। टैक्स के अंदर फर्स्ट करें मैं एक सोल ट्रेडर हूँ, मैं अपने अकाउंट्स में अपनी तनख्वाह रखूँ, मैं कहूँ जी मेरा बिज़नेस मुझे तनख्वाह देता है, तो क्या बिज़नेस के एक्सपेंस में से मैं ये एक्सपेंस माइनस कर सकता हूँ? नहीं, ये तो उन्होंने पैसे निकाले, क्योंकि मैं और मेरा बिज़नेस एक ही चीज़ है। लेकिन मेरा बिज़नेस कंपनी होता और मेरी कंपनी मुझे तनख्वाह दे रही होती और तनख्वाह उतनी देती जितना टैक्स में एग्जेम्प्ट है, तो मैं उतने पैसे को बचा लेता, अपनी कंपनी के प्रॉफिट में उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता। फिर और बड़े मज़े हैं, क्योंकि कंपनी टैक्स देगी प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट कैसे कहते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस को। और एक्सपेंस कैसे कहते हैं? जो बिज़नेस के लिए किया जाए। तो अगर मैं अपने बिज़नेस को एक कंपनी बना दूं और मैं उस कंपनी में मुलाजिम लग जाऊं, तो कंपनी मुझ पे जो खर्चा कर रही है, यानी कि मुझे जो तनख्वाह दे रही है, वो कंपनी का एक्सपेंस है। मैं कोशिश करूं कि अपनी सैलरी रख लूं साल की 12 लाख, 6 लाख तक वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी 6 पे टोटल मिला के जो टैक्स होगा वो 30,000 के करीब होगा, महीने का 2,500 टैक्स। तो मेरा 12 लाख रुपए की इनकम जो कंपनी के नाम से ली, अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो मुझे अच्छा खासा उस पर टैक्स देना पड़ता, उसमें से 6 एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी पे टैक्स दे दिया, और कंपनी का प्रॉफिट 12 लाख से कम हो गया। कंपनी का जालिम टैक्स भी बहुत ऊपर था, लेकिन अच्छी बात है वो रेवेन्यू पे नहीं है, वो प्रॉफिट पे है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मेरी कंपनी का कार्ड मेरे पास होगा जेब में, मेरी कंपनी ने अपनी कंपनी के डायरेक्टर को ये अलाउ किया होगा कि आपको हम कंपनी मेंटेन गाड़ी देंगे, जिसमें पेट्रोल कंपनी डलवाएगी। कंपनी का कार्ड स्वैप हुआ, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डल गया। कंपनी ने एक घर किराए पे लेके अपने डायरेक्टर को कहोगा कि वहां जाके काम किया करो, और मैं ऐसा सोच डायरेक्टर हूँगा जो काम करते करते थक के वहीं सो भी जाता हूँगा। तो कंपनी में जो ऑफिशियल खर्चे पे एक घर लेके दिया वो, अगर रिहाइश के लिए नहीं, रिहाइश के लिए लेंगे तो फिर तो टैक्स आ जाएगा, काम करने के लिए। और काम करते करते एक बंदा रात में थक के सो भी जाता है। फिर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना चाहती है, तो कंपनी अक्सर इनको कॉन्फ्रेंसेस पे दूसरे मुल्क भेजती है। तो मैं दूसरे मुल्क जाऊंगा, कंपनी का खर्चा लगेगा, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रही है, और मैं कहूँगा जी मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मैं फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ, तो कंपनी मेरी फैमिली को भी भेजेगी। और जब है ही सिंगल मेंबर कंपनी, तो मेरी बेगम भी एम्प्लॉय बन जाएगी, उधर भी 12 लाख तक पैसे चले जाएंगे, उसके ऊपर भी 30,000 रुपये टैक्स होगा। तो बातों बातों में हमने 70-80 लाख रुपए पे टैक्स बचा लिया, क्योंकि हमने कंपनी बनाई थी। तो कंपनी बना के जो सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी वाली अट्रैक्शन है, ये इतनी बड़ी अट्रैक्शन है कि हर बंदा एनकरेज होकर कंपनी बनाए। जी, जब इतने बेनिफिट्स कंपनी के हैं तो लोग फिर पार्टनरशिप क्यों बनाते हैं? पार्टनरशिप इसलिए बनाते हैं कि लोकल तरीके से उसे चला सकें। 4 लोगों ने एक बंद कमरे में बैठ के एक पार्टनरशिप शुरू की, आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज किया, अगर कोई झगड़ा वगैरह होगा तो अदालत से जाके रिकवर भी कर सकते हैं। इनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है हमारा प्रॉफिट कितना है, इनको किसी को अकाउंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बनाने का मतलब है अब आप रेगुलेट हो गए, हर साल SECP रजिस्ट्रार को आप अपने अकाउंट्स भी जमा कराएं, एनुअल रिटर्न भी जमा कराएं, जब भी शेयर इशू करें उनको बताएं, हर चीज़ में उनसे परमिशन लें, उनके बताए हुए रूल्स को फॉलो करें। गवर्नमेंट इसलिए आपको इतना लुक्रेटिव तरीके से ये सारे बेनिफिट दे रही है कि जिस तरह से आपको टैक्स के टीचर बताते होंगे, एक टैक्स एवेजन होता है, एक टैक्स अवॉइडेंस होता है। तो एक सियाना चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी बना के आपको बहुत सारी टैक्स अवॉइडेंस करवा के दे देगा, और आप बड़े खुश होंगे, और उस खुशी में आप अपने वो अनदेखा बिजनेस जो किसी को नज़र नहीं आता था उसको रेगुलेट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान में बेतहाशा हज़ारों लाखों वो बिजनेस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। वो जब रजिस्टर होंगे तो फिर क्या होगा? उनका डाटा शेयर होगा। जब डाटा शेयर होगा तो कॉमर्स वालों के पास डिटेल आएगी कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का फलाना सेक्टर क्या चल रहा है, इनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी, ये लोग टैक्स देने पे मजबूर होंगे। फिर जब ये कंपनी बना लेंगे तो इनको ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा, फिर ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर के लिए अकाउंट्स बेहतर बनाएंगे, अकाउंट्स बेहतर बनाएंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। तो कंपनी बनाने की अट्रैक्शन दी है, लेकिन कंपनियों पर इतनी रेगुलेशन लगा दी कि लोग कंपनी बनाएं तो फ़ायदे से ज़्यादा उनको वो रेगुलेशन में आ जाए और गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए।
और अवामुन नास को एट लार्ज फ़ायदा हो जाए। वरना प्राइवेट एक पार्टनरशिप जो है ना, वो अपने तौर पे लोकल तरीके से काम कर रही होगी, टैक्स भी चोरी कर रही होगी, ना उसकी इनकम का किसी को पता लग रहा होगा, ना उसके खर्चे बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है पार्टनरशिप को, इसलिए वो लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं दे रहे, इसीलिए सोल ट्रेडर को लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं दे रहे हैं तो कंपनियों को दे रहे हैं। तो अगर आप कंपनी बनाएंगे तो आपको फ़ायदे बहुत मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होगा कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं, कौन सी कंपनी क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है। लेकिन है मज़ेदार बात, अभी तो मैंने थोड़ी सी बातें बताई, फिर इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी होती है। कंपनी अपने अंदर एक कंपनी को जनरेट करती है, उसको अपनी सब्सिडरी बना देती है, फिर उसके साथ ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देती है। हमें कंपनी को ऑडिट करने के उसमें इन्होंने क्या किया था, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग अपनी सब्सिडरी को दी थी और अपनी सब्सिडरी से अपनी बिल्डिंग किराए पे ली हुई थी। तो जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे उसका किराया भी वो एक्सपेंस में दिखाना शुरू हो गए थे, और किराया उतना रखा था जितना उस सब्सिडरी की इनकम टैक्सेबल ना हो। उस ज़माने में 4 लाख होता था। तो इस तरह की अगर 10 सब्सिडरीज हो तो ये एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ आगे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिमाग खुलता है। फिर वो सेठों को बताते हैं, भाईजान किसको टैक्स दे रहे हो, कितना टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स देना तो वैसे ही हराम है। फिर उसमें जनाब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, फिर उसमें नॉन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान में टैक्स का रेवेन्यू एक ख़ास लेवल से ज़्यादा ना बढ़ने के पीछे जो असल मुजरिम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। चूँकि इन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा होता है, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होता है, और यकीन माने लॉ पढ़ाने वाले भाई ने कभी उनको इस पर इनकरेज नहीं किया होता, लेकिन लॉ पढ़ने के बाद वो ऐसी उसके अंदर से कहानियाँ निकालते हैं। और कुछ नहीं तो लॉ उठा के चैट जीपीटी को फेंक के उसे कहते हैं बताओ इसमें मैं टैक्स कैसे सेव कर सकता हूँ। तो चैट जीपीटी कहेगा आप जो मेरे से करवा रहे हैं वो गलत है, आपने ऐसा करना नहीं, लेकिन बहरहाल तरीका ये है। मशीन है, वो बेचारे को उतना पता नहीं लगता कि जो अगला बंदा है वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है या कोई तकरीब कर उसके इरादे हैं। तो अब हमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अच्छी तरह से समझ आ गई। पक्का अगर कंपनियों को लाइबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करें तो 3 और कैटेगरीज हैं। ये जो हमने डिस्कशन की है ये पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से थी। अगर मैं कंपनियों को और तरह से डिफाइन करना चाहूं तो बाय लाइबिलिटी कंपनियां 3 तरह की होती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। शुरू के 1-2 दिन का मकसद बस ये है कि हम कंपनियों की बहुत सारी किस्में देख रहे हैं। चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट कंपनी और कंपनी की डिफरेंट टाइप्स वगैरह चीज़ें किस तरह से होती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। हम अभी तक जिसको कंपनी मानते थे और अभी तक जिसका जिक्र कर रहे थे, अभी तक जिस तरह के कॉन्सेप्ट पे बात हो रही थी, थ्रू आउट हम बात कर रहे थे इसकी। 95% से ज़्यादा कंपनियां ये होती हैं। यानी अगर कोई कहे कि मेरी कंपनी है तो आप सीरियसली एज्यूम कर सकते हैं कि वो इसका जिक्र कर रहा है। ये 2 बड़ी स्पेशल किस्म की कंपनी है। ये समझें 1% से 5% के दरमियान है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये 0.000000001% है। मुश्किल से पूरे पाकिस्तान में 2-3 कंपनियां। तो ये तीनों हैं क्या, इसके बारे में आप जानते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो जिसमें शेयर्स होते हैं, उसके ओनर्स शेयर्स खरीदते हैं। अगर कंपनी पे बुरा वक्त आए तो कंपनी लायबल होती है अपने एसेट्स के लिए, और उसके बाद मेंबर्स लायबल नहीं होते अगर उन्होंने कंपनी को पूरे पैसे दिए हुए। वो डब्बे में जो पैसे डाले वो उजड़ जाएंगे, लेकिन मजीद पैसे उनसे कोई नहीं मांगेगा। लेकिन अगर उसको शुरू में उधार किया, 10,000 रुपये के शेयर खरीदने थे, खरीदे 10,000 के, पैसे दिए 8,000 और उधार कर लिया कि मैं 2,000 बाद में दूंगा, इसको कहते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स। तो अब अगर कंपनी बंद हो गई तो कंपनी अपने एसेट्स के लिए लायबल है, और वो बंदा जिसने पूरे पैसे नहीं दिए थे वो लायबल होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ कंपनी की लायबिलिटी जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी की लायबिलिटी कहां तक है? पेड अप शेयर कैपिटल तक, और मेंबर की लायबिलिटी अनपेड शेयर्स तक।
एक कंपनी का शेयर कैपिटल था 50 लाख, सबने अपने पैसे पूरे दिए थे, लेकिन एक भाई साहब ने 2 लाख कम दिए थे, तो कंपनी के पास पेड अप पहुंचा 4.8 मिलियन और ये वाले भाई साहब ने 2 लाख नहीं दिया था। अब अगर इस कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तो कंपनी उतनी ही पाबंद है जितना उस तक पहुंचा था पेड अप कैपिटल, और वो मेंबर जिसने पूरे पैसे नहीं दिए थे वो अनपेड अमाउंट तक लायबल है। 1984 में एक रूल आया था कि अब खबरदार कोई अनपेड कैपिटल का जिक्र नहीं करेगा। 1984 से लेके आज तक तकरीबन हम एक बड़ा अच्छा खासा टाइम गुजार चुके हुए हैं। अभी तक जो रूल है वो ये है कि कोई भी शेयर जब भी इशू होगा पूरे पैसे लेके होगा। बट 1984 से पीछे इट वाज अलाउड कि अगर एक कंपनी चाहे तो वो शेयर्स की मद में पूरे पैसे ना ले लोगों से और उनको टाइम दे दे कि तुम बाद में पैसे दे देना। चूंकि कंपनी मैं उसे कहता हूं जो आज या किसी भी पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं जिक्र करना पड़ता है अनपेड शेयर्स का। बट इस वक्त प्रैक्टिकली ना होने के बराबर ये सिचुएशन है कि लोगों के पास अनपेड कैपिटल हो, क्योंकि पिछले इतने सालों से 1984 से लेके 2025 तक तो ये काम हो ही नहीं रहा। तो अगर 40 के करीब साल गुजर चुके हुए हैं और पीछे वाली कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता मरखब भी गई हैं, बड़ी कम ही कंपनियां बहुत पुरानी अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, और उनमें भी अगर पेड अप कैपिटल पूरा नहीं था तो अब तक पूरा हो गया होगा। बट चूंकि लॉ सारे ज़माने के लिए है तो इसलिए उन्होंने कहा है कि लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी है पेड अप कैपिटल तक, कंपनी की लायबिलिटी पेड अप शेयर कैपिटल तक, और मेंबर्स की। ये बात समझ आई? कभी कभी मेंबर्स कहते हैं कि हमें शेयर कैपिटल के मजाक में नहीं जाना, हम सारे अपना अपना काम करेंगे, लेकिन हम सबके ऊपर कंपनी की छतरी होनी चाहिए, हम सब महफूज हों। हफीज सेंटर में 200 दुकानदार काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर का सेंटर है। ये हर बंदा सोलो ट्रेडर है। अगर ये 200 लोग सोचें कि हम मिलके कंपनी बना लें और इस कंपनी में हर बंदा अपना अपना काम धंधा करे और अपना अपना प्रॉफिट कमाए, तो फिर वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं बनाएंगे, वो गारंटी लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। वो एक कंपनी शुरू करेंगे और उस कंपनी में वो पैसे नहीं देंगे, वो अपना अपना काम करेंगे और कंपनी की एक सब्सक्रिप्शन तय की हुई होगी कि सालाना या मंथली हर दुकानदार उतने पैसे कंपनी को देता होगा ताकि कंपनी चले। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शेयर कैपिटल ना हो तो आप चल नहीं सकते। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ एक इदारे की जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है, आई कैप। क्या आई कैप का कोई शेयर कैपिटल है? लेकिन आई कैप फिर भी चल रहा है, को 1.25 बिलियन के रिजर्व्स हैं उनके, चूँकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और उन्होंने वो पैसे नेक कामों के लिए रखे हुए हैं। पाकिस्तान के अकाउंटिंग प्रोफेशन की तरवीज और ग्रोथ के लिए। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बगैर शेयर कैपिटल के क्या इदारे चल सकते हैं, तो आई कैप बड़ी जालिम एग्जाम्पल है। अब ज़रूरी नहीं कि आई कैप लिमिटेड बाय गारंटी है, मैं समझा ही रहा था कि बगैर शेयर कैपिटल की भी कंपनियां चल सकती हैं अगर उसके मेंबर सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। आई कैप कैसे चलता है? आपसे इम्तिहानों की फ़ीस लेता है, आपसे सालाना सब्सक्रिप्शन लेता है 5,000 रुपये, हमसे सालाना सब्सक्रिप्शन लेता है 30,000 रुपये से ज़्यादा। हम कॉलेज हैं तो हमसे साल की 2.25 लाख रुपए ले लेता है। चूँकि हम हैंड्स ऑन कोर्सेज कराते हैं तो हमसे साल के 1.5 लाख और भी ले लेता है। चूँकि हम जी रहे हैं तो हमसे कोई 50-60 हज़ार और भी ले लेता है। तो सालाना हम जैसे इदारों से 5-6 लाख रुपया ले लेता है। तो इतने सारे कॉलेजेस से इतने सारे पैसे ले रहा है, इतने सारे बच्चों से इतने सारे पैसे ले रहा है और इतने सारे मेंबर्स से इतने सारे पैसे ले रहा है, तो उसको शेयर कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी कौन बनाते हैं? ये जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब है, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पर रजिस्टर होते हैं और हर मेंबर वहाँ गारंटी वाला मेंबर बन जाता है। अभी गारंटी का मतलब क्या है? मेंबर पहले दिन कोई पैसे नहीं दे रहे, लेकिन वो वादा कर रहे हैं कि अगर कंपनी पे बुरा वक्त आया मैं लाख रुपए देने का पाबंद हूँगा। तो उसने बॉक्स में पैसे कोई नहीं डाले, एक वादा कर दिया कि अगर कंपनी पे बुरा वक्त आया तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो अगर 50 मेंबर्स हैं तो वी कैन से कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका 50 लाख तक की लायबिलिटीज उन्हें दी हुई है। अगर कंपनी पे बुरा वक्त आया तो कंपनी लायबल होगी अपने एसेट्स की हद तक। कंपनी बुरा वक्त आया, कंपनी के एसेट्स बिक जाएंगे, एसेट्स से लोगों को पैसे अदा होंगे, फिर भी अगर कमी रही तो फिर मेंबर को पकड़ा जाएगा।
इस कंपनी में मेंबर को नहीं पकड़ते थे क्योंकि उसके पैसे ऑलरेडी कंपनी के पास होते थे। अगर उसने कुछ उधार किया होता था तो पकड़ते थे, या मेंबर को पकड़ सकते हैं। मेंबर वो जो अमाउंट ऑफ गारंटी है वहां तक लायबल है। जो उसने 1 लाख रुपए कहा था ना मेरी गारंटी होगी, वहां तक लायबल है। जबकि यहां मेंबर लायबल सिर्फ तब होगा जब उसने उधार किया हो, पूरे पैसे ना दिए हो। तो क्या हमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर समझ आ रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी समझ आया? इसमें नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, तो कंपनी लायबल होती है अपने एसेट्स की हद तक, और मेंबर ने वादा किया होता है कि अगर बुरा टाइम आया तो एसेट्स से ओवर एंड अबव हम लायबल होंगे ज्यादा से ज्यादा अपनी अमाउंट ऑफ गारंटी तक। अब अगर कंपनी ने 30 लाख का नुकसान कर दिया, 10 लाख के उसके एसेट्स हैं, पहले वो जाएंगे, 20 लाख बच गया। मेंबर ने 50 लाख की गारंटी दी थी, हर बंदे ने 1-1 लाख की गारंटी दी हुई थी, तो अब हर बंदे को 40-40 हज़ार रुपया दे के वो अपना जिम्मेदारी से आज़ाद हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर नुकसान इतना ज़्यादा हो कि 50 लाख से भी ऊपर चला जाए तो ये लोग कहाँ तक बाउंड है? अपनी गारंटी के अमाउंट तक। चाहे तो इस कंपनी में, अगर इस कंपनी में आप चाहते हैं, इस कंपनी में ना सब बराबर होते हैं, अगर इसका कोई डिविडेंड वगैरह आता है सब में बराबर डिवाइड होता है, सबके सब इक्वल काउंट होते हैं, सबका एक वोट होता है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि इस कंपनी का बंटवारा हो और इसमें शेयर्स आ जाएं, तो दिस कैन हैपन कि आप इस कंपनी में शेयर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इस कंपनी में शेयर्स भी हुए तो अब लायबिलिटी दोनों को मिला के होगी, यानी कंपनी लायबल होगी अपने एसेट्स तक और मेंबर लायबल होंगे अनपेड शेयर्स प्लस गारंटी अमाउंट तक। क्लियर? फिर हमारे पास आता है तीसरा कॉन्सेप्ट, अनलिमिटेड कंपनी। हम 2-3 दिन से इस चीज के फजाइल पे बात कर रहे हैं कि लिमिटेड कंपनी के बड़े फायदे होते हैं, तो क्यों कोई बनाएगा अनलिमिटेड कंपनी? इसलिए कि गवर्नमेंट मना कर देगी कि खबरदार आपने लिमिटेड कंपनी के तौर पे पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करना। अगर कोई कंपनी बड़ा सेंसिटिव सा बिजनेस कर रही है और सेंसिटिव बिजनेस में गुमान ये है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए इस्तेमाल हो सकते हैं लोगों के, तो गवर्नमेंट कंपनी को कह देती है खबरदार आप लिमिटेड कंपनी के तौर पे ऑपरेट नहीं कर सकते। एक कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती थी, एक बंदा 6 अकाउंट बना के दे, वो 6 आगे से 36 अकाउंट बना के दें, वो आगे से इस तरह से करें, वो पैसे पकड़ें, इस तरह से करके उनका एक लंबा चौड़ा सा इस तरह का सेटअप था। गवर्नमेंट को लगा कि ये एक टाइम पे कई करोड़ का या कई अरब का फ्रॉड करके भाग जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उन्हें बाउंड किया, उन्होंने कहा जी आप अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो और तमाम मेंबर्स यहाँ पे राइटिंग में दे, अगर कंपनी डूबी तो जितने भी रुपए हुए ये हम इन मेंबर से रिकवर करेंगे। जी, अब गारंटी भी राइटिंग में होती है। गारंटी की एक कैप है, गारंटी में तो कह दिया लाख रुपया 2 लाख, अनलिमिटेड की कोई कैप नहीं है। अगर 15 अरब का भी नुकसान होगा तो वो अपने सारे असासे बेच दें, अपनी जिंदगियां बेच दें, अपने बिजनेस बेच दें, जब तक वो दिवालिया नहीं हो जाते, इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते, उनको पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को या जिन लोगों का नुकसान किया। तो जहां गवर्नमेंट ने डराना होता है या जहां कोई ऐसा सेक्टर होता है जहां उन्हें खौफ होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो कह देते हैं आप अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी यूटिलिटीज का काम करना चाहे, बिजली पानी गैस की सप्लाई करना चाहे, अब आपको पता है कि बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी की एक गफलत की वजह से सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास ये जो वोल्टेज है, जो मेन बड़े खंबे का वोल्टेज है, अगर किसी एरर की वजह से वही घरों तक पहुंच जाए तो पता नहीं कितने घरों में आग लग जाए, तकरीबन सारी तरह की डिवाइसेस हमारी उड़ जाएं। ये छोटी सी फ्लक्चुएशन से उड़ जाती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अरब का नुकसान हो सकता है। फिर इसी तरह से बलूचिस्तान में कंपनी गोल्ड माइनिंग का काम कर रही थी, सोना एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और सोना एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने उसको रिफाइन करके उसको बेचना था। तो गवर्नमेंट ने फिर उस कंपनी को कहा कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर रजिस्टर हो। चूँकि अगर उस कंपनी ने सोना एक्सट्रैक्ट करते करते बीच में सिर्फ 1 ट्रक सोना भी चोरी कर दिया, अगर टाइम ज़्यादा होता तो हम इस 1 ट्रक सोने की कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते। को रफ अंदाज़ा है कि 1 ट्रक सोना कितनी कॉस्ट कर सकता होगा, जबकि जो 10 ग्राम सोना है उसके क्या रेट है? 1 तोला 10 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो क्या इस वक्त रेट चल रहा है? 3 लाख से ऊपर है। तो मान लें कि 10 ग्राम जो कि 1 किलो का 100वां हिस्सा होता है, तो 10 ग्राम का वो इतना नन्ना मुन्ना सा सोना 3 लाख का, तो 1 किलो की वो जो क्यूट सी ईंट नहीं होती
वो फिल्मों में जो नज़र आती है कि वो जी सोना पड़ा हुआ है, वो ईंटें सी पड़ी हुई होती हैं छोटी छोटी सी, तो वो एक ईंट होगी फिर 3 करोड़ की, और एक बड़े ट्रक में उस तरह की कितनी ईंटें हैं, ये जो इससे 4 गुना ईंट होती है ना मोटी वाली, वो 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार आ जाती हैं ट्रक में। चलो दरमियाने साइज़ का ट्रक ले लेते हैं जिसमें 10,000 ईंटें आएँ, 10,000 नॉर्मल ईंटें, तो अगर वो सोने वाली ईंटें हों तो 40,000 ईंटें होंगी। अकाउंटेंट सामने मौजूद हैं, 40,000 ईंटों को 3 करोड़ रुपए से मल्टीप्लाई करना है, और मुझे जवाब बता दें। हाँ जी, जवाब मौसूल होना शुरू हो गए हैं। 1 खरब 20 अरब एक जवाब आया, 1200 अरब यानी 1 खरब 200 अरब। आपने 1 खरब 20 अरब कहा था, दोबारा सोच लें, ठीक है। और आपने 1200 अरब बोला है, यानी आप 12 खरब बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा 12,000 मिलियन, तो इन्होंने वो दरमियान वाला वो वेरिएबल ही गायब कर दिया कि मिलियन के बाद कोई बिलियन शिलियन भी आता होगा। चलें, आप होमवर्क के तौर पे ना ज़रा ये मल्टीप्लाई करके इसके सारे ज़ीरो ज़रा सामने सजाइएगा, फिर उसको उर्दू या इंग्लिश किसी ज़बान में भी, आप अरब खरब में जब बताना चाहें, आप बिलियंस मिलियंस में बताना चाहें, तो कहने का मतलब है कि एक ट्रक सोना अगर चोरी हो गया तो हम इतने सारे अकाउंटेंट्स के साथ अभी तक उसका तखमीना नहीं लगा पा रहे, और ज़्यादातर 12 अरब 12 खरब 1 खरब, कम से कम आवाज़ 1 खरब की तो है, कुछ कमज़ोर हजरात 12 अरब की आवाज़ भी लगा रहे हैं। तो इतना सारा सोना, तो अब ये कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा? 5 करोड़ 10 करोड़। तो ऐसे में गवर्नमेंट कहेगी कि भाई या तो सोना हम निकालने नहीं देंगे, और अगर निकालना है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, तुम्हारे 5 मेंबर्स की यहाँ पे हमारे पास अंडरटेकिंग जमा होगी, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो तुम लोगों को पर्सनली पकड़ लेंगे। तो अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी और मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कंपनी अपने सारे एसेट बेचेगी, डब्बा फोड़ेंगे और कंपनी फौत हो जाएगी। उसके बाद मेंबर्स की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान टू द एक्सटेंट ऑफ जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते वो उनको अदा करना होगा। तो 3 तरह की कंपनियों की डेफिनेशन आप लोगों के पास मौजूद होगी, मेरे और आपके पास अल्फाज का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। Liability of members is limited by memorandum to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively। यही आपके पास भी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है मेमोरेंडम से, मेमोरेंडम वो जो डॉक्यूमेंट था कंपनी बनाते हुए, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। हर बंदे के पास जितने शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है बस वहां तक वो पाबंद है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है? लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन एसेट्स, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए, लिक्विडेशन में चली जाए। कंपनी मे और मे नॉट हैव, शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर शेयर कैपिटल हुआ लायबिलिटी शैल आल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। और अनलिमिटेड कंपनी सब कुछ नॉर्मल कंपनियों की तरह से है, लेकिन इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, यानी इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो अगर आपसे पूछे कंपनियां कितनी तरह की होती हैं, तो आपने कहना है बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट 2 तरह की होती हैं, या प्राइवेट होते हैं या पब्लिक होते हैं। प्राइवेट का मतलब है महदूद से थोड़े से लोगों के साथ सिमटा हुआ सा एक सेटअप होगा, जैसे कि एक फैमिली बिजनेस, जैसे कि दोस्तों वगैरह का बिजनेस, जैसे कि एक पार्टनरशिप कन्वर्ट हुई हुई। और अगर एक बड़े पैमाने पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स को बीच में इन करना चाह रहे हैं, तो पब्लिक की तरफ चल जाएंगे। और बाय लाइबिलिटी कंपनियों की 3 कैटेगरीज हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो ये हमने 2 तरह की कैटेगरीज पढ़ी। कल का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जो थोड़ा सा आपको पहले से भी पता है, होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट। तो लॉ ने उसके अंदर ज़रा काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी वैरायटियाँ कराई हैं, यहाँ पे उसका एक न्यूमेरिकल सा भी बन सकता है बड़ा मज़े का। तो इंशाल्लाह ताला कल इससे आगे चलेंगे। तो बस ये 2 तरह की कंपनियाँ आप लोगों ने पढ़ के आना है, लिख के आना है। इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फिर कल 12:35 जहन में रख लें ताकि हमें कम से कम कोफ्त हो, वरना हम बाहर खड़े इंतज़ार करते हैं।